अगला सत्र शुरू कर सकें। Good morning, ladies and gentlemen. I request you all to please take seats so that we begin our next session. का संरक्षक एवं भविष्य का पथ प्रदर्शक है। साहित्य द्वारा ही संकलित होकर संस्कृति लोक मंगल की भावना से समन्वित होती है। सुमित्रा नंदन पंत जी के कुछ शब्द याद आ रहे हैं। वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हृदय में प्रणय अपार, लोचनों में लावण्य अनूप, लोक सेवा में शिव अविकार। आज हमारे इस विशेष दिन के प्रथम सत्र साहित्य, सिनेमा एवं समाज को प्रारंभ करने हेतु मैं आदरणीय एवं गुणी वक्ताओं को सादर आमंत्रित करती हूँ। परिचित हूँ जीवन के अंत से किंतु जीऊँगा, ये शब्द लिखने वाले श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका। सर भारतीय प्रसारण सेवा के आकाशवाणी के महानिदेशक रहे हैं। आपने हिंदी साहित्य में अभूतपूर्व योगदान दिया है। दुष्यंत कुमार द्वारा स्थापित हिंदी गज़ल को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख कवियों में से एक। 2013 में वेनेजुएला में होने वाली कविता महोत्सव में भारत के एकमात्र प्रतिनिधि कवि ओशो रजनीश द्वारा आपकी गज़ल की व्याख्या करते हुए एक संपूर्ण प्रवचन है। आकाशवाणी की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा तथा FM गोल्ड चैनल की स्थापना से संबद्ध प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के शुभारंभ पर संयोजन का दायित्व, विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों द्वारा सम्मानित। सर, हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ हैं। जो रिश्ता दर्द देता है मिसालों में वो रह जाता, जड़ें मजबूत होती तो शजर आंधी भी सह जाता। स्वागत करती हूँ प्रख्यात कवियत्री ममता किरण जी का। आपकी प्रतिनिधिता भारतीय कवि के रूप में कई देशों में काव्य पाठ एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सवों में भागीदारी रही है। वृक्ष था हरा भरा एवं आंगन का शजर हिंदी साहित्य में चर्चित एवं सम्मानित काव्य संकलन है। संसद के केंद्रीय क्षेत्र में आप राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान सहित अनेक सम्मान व दूरदर्शन के लिए लिखी एक डॉक्यूमेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। मैम, हार्दिक अभिनंदन आपका। इस कार्यक्रम को संचालन करने के लिए कोई इतनी विशिष्ट अतिथियों के लिए हमारे पास कोई विशेष संचालक होना चाहिए, तो आदरणीय रवि जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप एक फिल्म अभिनेता, निर्माता व कवि हैं। आपका कविता कहानी संकलन प्रकाशित हो चुका है और रवि जी ने दूरदर्शन, रेडियो एवं अनेक मंचों से कई बार काव्य पाठ भी किया है। इनके लिखे गीतों को सुप्रसिद्ध गायकों जैसे सोनू निगम, कैलाश खेर एवं कुमार सानू ने अपनी आवाज़ दी है। रवि जी, आपसे निवेदन करती हूँ कि अब आप ये सेशन आगे बढ़ाएं। हेलो, नमस्कार। इस सभागार में जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, मैं रवि यादव आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। और अहमदाबाद इंटरनेशनल ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है, इसकी तरफ से भी आपका स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त जो है मेज़बानों में हूं। मैं आदरणीय उमा शंकर जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि जितनी विविधता लिए हुए आप ये आयोजन कर रहे हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, कलाकार हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना और उनके लिए आयोजन करना अपने आप में एक बड़ा काम होता है। मैं चाहता हूं कि हम जो बाहर से अभी आए हुए लोग हैं उनकी तालियां कम हैं, हमारे हाथ कम ही हैं, हम जितने आए हैं। यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं उनके लिए हम बाहर वालों की तरफ से तालियां कि आप लोग आए। इस सभागार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के लिए, जो चाय पीने के लिए रह गए हैं उनके लिए भी, क्योंकि आ जाएंगे वो थोड़ी देर में। समय क्योंकि हमारे पास सीमित है और जब सर और मैम उपस्थित हैं तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है उनका समय इस्तेमाल करें। तो मैं सीधा अपने विषय पर आता हूँ कि सबसे पहले उमा जी, इस बात के लिए धन्यवाद कि मुझे इस तरह की दो विभूतियों से बातचीत करने का जो मौका मिला है,
ये मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत सौभाग्य की बात है। सर, इस आयोजन में आप दोनों का मैं फेस्टिवल की तरफ से स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार। और 11:45 हो गए हैं, ठीक 12:45 पर हम ये वाला सत्र समाप्त करेंगे। बाद के 10 मिनट में मैं ज़रूर चाहूँगा कि जो हमारे मित्र शामिल हैं, सर से जो भी मैं लूट पाऊँगा, मतलब जो ग्रहण कर पाऊँगा वो, और फिर अगर आप भी कुछ पूछना चाहेंगे तो बाद के जो 10 मिनट हैं हम लोग उसमें ये भी रखेंगे। सर, साहित्य पर आपसे बात करना, ज्ञान वर्धन करना है अपना। मैं ये प्रोग्राम अभी हमारा आपका जो सत्र है वो 2 मिनट पुराना नौनिहाल है अभी, तो मैं एक नौनिहाल सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। जी। समाज में अक्सर जो बहुत ज़्यादा प्राथमिकता है वो धन की है, लक्ष्मी की है। साहित्य को आप कितना आवश्यक या क्या उपयोगिता आप समाज के लिए साहित्य की समझते हैं सर? अब देखिए, बड़ी सीधी सी बात है वो जो आप कह रहे हैं कि प्राथमिकता क्यों है, भूखे भजन ना होए गोपाला। और जिस देश में करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे हों तो वहाँ आप उस तरह से अपेक्षाएं तो नहीं पाल सकते। मनोज जी यहाँ बैठे हैं, तो वो तो एक सीधी बात है कि पहले सर्वाइवल, जो हमें रोजी रोटी और ये सब बहुत ज़रूरी है। लेकिन जहाँ साहित्य की बात आती है, बिना साहित्य के बायोलॉजिकली तो अब मनुष्य भी पशु है। अब वो जो संस्कार जिनको हम कहते हैं भारत में, या जो साहित्य है, वो जो एक सीधी सी बात कही गई है ना कि साहित्य संगीत कला, हमारे चिंतकों ने कहा है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना। यानी जो साहित्य से, कला से, संगीत से अगर दूर है, अब सब कोई गायक नहीं होगा, सब कोई कवि नहीं होगा, सब हर कोई नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर उससे जुड़ाव भी नहीं है, रुचि भी नहीं है, तो आप समझिए कि वो एक सींग और पूंछ के बिना एक जानवर है। ये तो कहा गया है, तो बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, साहित्य क्या करता है। देखिए, पता नहीं आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जो कुंभ अभी होने वाला है, तो जो नासिक में जो कुंभ होता है वहाँ 2 वेन्यू होते हैं और बाकी सब जगह तो एक ही वेन्यू होता है। अब वो क्यों होता है? क्योंकि त्र्यंबकेश्वर और इधर नासिक मेन, क्योंकि 1748 ईस्वी में वैष्णव और शैवों में भयंकर संघर्ष, खूनी संघर्ष हो गया। और तो ये उस तरह के बंटवारे समझ। लेकिन अब तुलसीदास जी क्या करते, साहित्य क्या करता है? तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में शिव की पूजा कराई भगवान राम से। उधर शिव जो है पार्वती को बताते हैं और भगवान राम का वो गुणगान करते हैं। अब आप कहेंगे ये तो उन्होंने तो लिख दिया था तुलसी जी ने, तो 1748 में क्यों हो गया? क्योंकि तब छापे खाने नहीं थे, तुलसी की बात वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन कहीं ना कभी तो पहुंची। आज कोई झगड़ा है क्या शैव वैष्णव के बीच में? तो एक वैसे ही मैंने छोटा सा उदाहरण दिया। साहित्य जो है मतलब हमारे एक बेहतर, ये साहित्य हो, संगीत हो, कलाएं हो, ये इस बात की गारंटी देते हैं कि एक मनुष्य बेहतर मनुष्य बन सकता है, एक समाज बेहतर समाज बन सकता है, एक दुनिया एक बेहतर दुनिया बन सकती है। जी। बहुत अच्छे से सर ने इस बात का जवाब दे दिया। और सर, इससे पहले कि मैं मैम से बात करूं, मुझे एक चीज़ और, जैसा आपने आदरणीय मनोज जी का भी जिक्र किया कि आपने कहा कि बगैर साहित्य के जो व्यक्ति है वो बिना पूंछ और सींग का जो है पशु के समान है। लेकिन क्या ये ईश्वरीय देन आप मानते हैं, या आपको लगता है कि जैसा कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती? क्या कोई आदमी, कोई व्यक्ति कोशिश करके साहित्य कलाकार बन सकता है, साहित्यकार बन सकता है, या ये आपके हिसाब से ईश्वरीय देन है सर? देखिए, बिल्कुल सही व्यक्ति से सही सवाल किया आपने। मुझे ईश्वर ने अवसर दिया, आकाशवाणी में था। 1 मिनट की माफ़ी चाहूँगा। जो लोग मुझे इधर से नहीं देख पा रहे हैं वो मुझे मान के चलें कि मैं हूँ, इसलिए बीच बीच में बोल रहा हूँ, चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। और जो लोग बाहर चाय पर अगर अभी भी कोई हो या बाहर जाने के इंतजार में हो, तो मान ले वो जाम में फंसेगा, कलाकारों की बद्दुआ लगेगी, कोई जाएगा नहीं। हाँ, ठीक। आज हम जगह बदल बदल के सुनाएंगे आपको। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, ईश्वरीय देन पर थे हम लोग। जी, देखिए, हमारे पास चूंकि समय कम है इसलिए उदाहरण देकर ही बात करूंगा, सर विवेचना नहीं करूंगा। तो आप कह रहे थे ये ईश्वरीय है या क्या है? देखिए, 89 में जी हीरालाल जी, 89 में किरण बेदी तिहाड़ में पोस्टेड थी। उनको मैंने नेशनल चैनल में बुलाया प्रोग्राम के लिए। उन्होंने ऐसे ऐसे किस्से सुनाए कि आप रोमांच हो जाए।
तो मैंने कहा काश ये मतलब इस तरह की चीज़ें मतलब हम राइटर्स को मिल जाए तो कमाल हो जाए, आप क्यों नहीं लिखती? तो जैसे किसी को बर्र काटती ना वैसे वो, अरे मुझे कहाँ मरने की फुर्सत नहीं, मैं कोई राइटर हूँ क्या, मैं क्या लिखूँगी वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा देखिए आपके पास इतना सारा स्टाफ है, आप एक काम करिए ना, जैसे आपने मुझे ये सारी बातें बताई ना, तो आप टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके रखो और अपने स्टाफ को दे दो और वो ट्रांसक्राइब कर देंगे। अब उन्होंने ये किया नहीं किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन 1 साल बाद उनकी किताब आ गई और वो बेस्ट सेलर में से हैं। और उनकी एक किताब नहीं आई, बहुत सारी किताबें आ गई। तो कहने का मतलब ये कि हम सब कहीं ना कहीं, जो नंदा साहब बहुत अच्छा बोल रहे, डॉक्टर नंदा ने बहुत अच्छी बातें कही, तो हम सबके भीतर एक राइटर बैठा है। आप खुद पहचान पाते हैं नहीं पहचान पाते ये आपके ऊपर है, लेकिन लिख हम सब सकते हैं। लिख क्यों सकते हैं? क्योंकि हम महसूस कर सकते हैं। ये जो लिखना क्या है, महसूस करना। हजारों लोग एक भीड़ में हैं, कुछ घटित होता है, एक कवि कविता निकाल लेता है उसी में से, एक लेखक अपनी कहानी का प्लॉट निकाल लेता है, एक कार्टूनिस्ट अपना कार्टून निकाल लेता है, हजारों लोग वहाँ रह जाते हैं, वो नहीं कुछ कर पाते, नहीं उस तरह से महसूस कर पाते। तो ये जो आप कह रहे हैं ईश्वरीय देन, तो सब कुछ ईश्वर का है, और लिखने वाला तो जरूर मानेगा कि मैं ही मानता हूँ कि शायद ईश्वर ही कुछ लिखाता, कुछ, वो अलग बात है। लेकिन लिखना किसी भी उम्र में कभी भी कोई भी शुरू कर सकता। मेरे पास तो सैकड़ों उदाहरण हैं जो एक तुकबंदी कर लेते थे, कोई छोटी मोटी मामूली सी तुकबंदी, आज वो मतलब, क्योंकि क्या है इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, योगदान है आकाशवाणी का। और आकाशवाणी का भी क्या है, एक सही प्रतिभा को सही वक्त पर सही मंच मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, वो प्रतिभा बहुत आगे जा सकती है। क्योंकि उसको, वरना तो प्रतिभा तो उसके भीतर है, तो वो कहीं इधर उधर भी उलझ सकता है। वो वाली बात है। कोई भी, जैसे अब रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी, तो वो 60 साल से ऊपर के थे उस वक्त, आखिरी उसमें लिखी। तो कोई उम्र का भी कोई तकाजा नहीं है। कोई भी जो चीज़ें महसूस करता है किसी रूप में, कोशिश करेगा तो वो, अब देखिए जैसे अपने कर्नल ढिल्लन, आज़ाद हिंद फौज के ढिल्लन साहब के पास ऐसे रोमांच वो थे, मैंने संस्मरण सुने, तो मैंने कहा आप उनके साथ वही कि भाई आई एम नॉट ए राइटर, मैं पीछे पड़ा रहा चिट्ठी लिख के। एक बार उनकी चिट्ठी आई, डियर वाजपेयी, आई प्रॉमिस यू आई विल नॉट डाई बिफोर आई राइट। फिर उनकी किताब आ गई, और वो वाकई बहुत एक, वो आज़ाद हिंद फौज के उसमें संस्मरण आप पढ़िए, कमाल है। तो कहने का मतलब ये कि आप सब जो यहाँ बैठे हैं, महसूस करिए, डायरी लिखिए, कुछ भी लिखिए, कहीं लिखिए। वो आप, अब जजेज हमारे कितना बढ़िया है, वो नहीं सामने आ पाती चीज़ें, या उसको नहीं कोई करता, लेकिन अपनी जजमेंट में क्या क्या चीज़ें वो लिख जाते हैं, वो किसी कवि से बेहतर और राइटर से बहुत अच्छा लिख जाते हैं बीच बीच में पैराग्राफ्स में। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब लिख सकते हैं, हम सब लेखक बन सकते हैं। थैंक यू। क्या बात है। वैसे भी मंच जितना समृद्ध है आज, उतना ही समृद्ध ये सभागार भी है। एक से एक बेहतरीन साहित्यकार, कलाकार और पत्रकार और अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं इससे पहले सर आपसे अगला सवाल करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैम को मैं शामिल करूं। मैम, स्वागत करता हूं इस बात के लिए। और मैं एक बड़े हल्के फुल्के सवाल से आपसे शुरुआत करता हूं। जैसा अभी सर ने कहा कि एक ही घटना से कोई अपनी गज़ल उठाता है, कोई उसमें से कहानी उठाता है, कुछ उठाता है। मैं आपके सवाल पर तो बाद में आऊँगा, लेकिन ये मैं पहले पूछ लेता हूँ कि कभी ऐसा हुआ है कि जैसे आप मान लीजिए अभी इस प्रोग्राम में हैं और किसी को क्योंकि घटना तो एक ही घट रही है यहाँ पर, और एक ही घर में 2 बड़े राइटर रहते हैं, आदरणीय ममता जी और आदरणीय वाजपेयी सर। तो कभी ऐसी खींचातानी हुई है, जैसे प्लॉट पे कब्जे होते हैं, उन पर केस होता है, कि वही आपने भी लिखा हो और वही सर ने भी लिखा, और बाद में होगा नहीं मैंने 11:56 पे लिख दिया था, आपने कहा कि नहीं मैंने 11:45 पे लिख दिया था। तो कभी ऐसा हुआ है? आप लोग चाहें तो मैम के लिए ताली बजा सकते हैं, ताकि उनका हौसला बढ़े और वो अपनी बात खुल के रख सकें। जी रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मनु सर जाइएगा नहीं, जाम है बाहर। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा प्रश्न भी आपने किया। उससे पहले मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, उससे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का, उमा शंकर जी का और इस पूरी टीम का, कि मुझे यहाँ पर आज शामिल किया, और हमारे जितने सभागार में जो भी अतिथि हैं और जो भी जितने लोग यहाँ पर हैं, उन सब का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और इस बात के लिए भी कि देखिए इस आभासी दुनिया ने हमें जो है आज यहाँ पर जब हम यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो हमें प्रणव भारती जी यहाँ मौजूद हैं, निशा चंद्रा जी मौजूद हैं, उनसे भी मिला दिया। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और रवि जी ने जो पूछा
कि वाकई बात तो सही है कि प्लॉट तो घटनाएं जो घट रही हैं और हर व्यक्ति उसको अपने अपने नज़रिए से देख रहा है, तो ऐसा भी संभव है क्या कि एक ही चीज़ को हम दोनों ने एक ही तरीके से देखा हो और उसे एक ही तरीके से लिख दिया हो? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी रवि जी की बात तो सही है आपकी, लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है कि एक ही चीज़ को, एक ही घटना को हम दोनों ने एक ही तरीके से लिख दिया हो। देखिए, महसूस हम सब करते हैं, और लेकिन हमारा जो नज़रिया होता है वो हमेशा अलग ही होता है कि वही थॉट मेरे अंदर भी आए, वही थॉट उनके अंदर भी आए, ऐसा बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा कभी झगड़ा हुआ नहीं कि ये प्लॉट तो मैंने पहले लिख दिया था तो अब तुमने कैसे लिख दिया इस प्लॉट ईश्वर पर। करे कि आप में कभी ये झगड़ा हो ज़रूर भी ना। हुआ है कि हमने एक ही, जो जैसे हम गज़ल लिखते हैं तो एक ही उस पे बहर पर हमने ज़रूर गज़लें लिखी हैं, उस पे उसी बहर पे वाजपेयी जी ने भी लिखी है, उसी बहर पे मैंने भी लिखी है, लेकिन कोई भी आपको ऐसा शेर नहीं मिलेगा कि जो मेरा और वाजपेयी जी का आपको एक मिल जाए। लेकिन बहर पर तो सभी ने लिखा है, सोच उन्हीं के बहरों स्तर पर। पे, विचार के स्तर पे, अभिव्यक्ति के स्तर पे हमेशा जुदा जुदा होता है, और जो चीज़ जुदा जुदा होती है वही टिक सकती है, वही आपकी पहचान बनती है। क्या बात है। क्योंकि नहीं, मैं अगला सवाल अभी से करूँगा कि हमारे सामने क्योंकि कई महिला रचनाकार भी बैठी हुई हैं, उनको प्रणाम करते हुए, आदरणीय ममता जी ने अपना घर भी बहुत अच्छे से संभाला। वो कई विधाओं में लिखती हैं, वो पत्रकारिता से जुड़ी रही, उन्होंने फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए स्क्रिप्ट्स लिखी। एक महिला के लिए लेखन, हालांकि पुरुष और महिला में नहीं बंटना चाहिए, लेकिन बटा हुआ है, क्योंकि महिला लेखन को मुझे लगता है मुश्किल से 106 या 107 साल हुए, अगर हम बंग महिला की बात करें, वहाँ से हम लोग मानते हैं। महिला होकर लिखना क्या आसान है क्योंकि बाहर की जिम्मेदारियाँ आपके पास नहीं होती, या ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपका समय जो है वो आपके अनुसार नहीं होता, किसी दूसरे के लिए ज़्यादातर महिलाएं जीती हैं? आपको क्या लगता है? जी रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो लेखन का जो क्षेत्र है, हम यदि अपने समाज में देखें तो कलम उसके लिए कभी भी उस तरह से नहीं रही जैसा कि पुरुषों के लिए है। हमारा जो समाज है, परंपरागत जो समाज है, उसमें हमेशा यही अपेक्षा की जाती है कि जो एक लड़की है वो अपनी पत्नी की भूमिका अच्छे से निभाए, बेटी की भूमिका अच्छे से निभाए, माँ की भूमिका अच्छे से निभाए। तो इन सब को करते हुए यदि वो लेखन में भी आती है, हालांकि समय भी बहुत कम है, मैं बहुत संक्षिप्त में ही जवाब दूंगी। तो जब वो लेखन में आती है, क्योंकि सदियों के संघर्ष के बाद आज उसने किसी तरीके से अपना जो एक राह बनाई है, नदी की तरह उसने अपनी राह बनाई है, उसमें चट्टानें भी आई हैं, लेकिन उनको वो दरकिनार करते हुए बहुत ही सुगमता से अपनी एक नई राह बना करके आगे बढ़ रही है, और हर क्षेत्र में आज महिलाएं अपना सर्वोपरि दिखा रही हैं। जहाँ तक लेखन की बात है तो इसमें वाकई बहुत चुनौती होती है, क्योंकि एक तो हम लोग खुद ही अपने ऊपर इतनी चीज़ें ओढ़ लेते हैं कि हम अपने लेखन को बहुत पीछे कर देते हैं। हमें जो है ना, और घर पर भी आपसे उतनी उस तरह से अपेक्षा नहीं की जाती कि आप एक लेखक हैं तो आपको पूरा समय दिया जा रहा है। आप बताइए, आपके हम में से कितने ऐसे परिवार हैं, यदि वहाँ पर कोई लेखन से जुड़ा हुआ है, कोई महिला, कोई बेटी, कोई बहन, तो वो जो है माता पिता या पत्नी या जो है ना उसका भाई उसको जो है ना पूरा समय दे कि अच्छा तुम लिख रही हो, चलो चलो लिखो, कोई बात नहीं। हमारा क्या होता है, अच्छा शाम हम लिख रहे हैं, बहुत गहन विचार में डूबे हुए हैं, यदि बेटा आ गया बाहर से तो हमारी क्या, हम उसको तो सब बिल्कुल छोड़ देंगे, हम सबसे पहले उसको खाना देंगे, जा करके उसको पूछेंगे। पति आ गया ऑफिस से तो पहले उसको देखेंगे। तो अपनी चीज़ें हम हमेशा बहुत पीछे छोड़ देते। तो ये एक हमारे लिए बहुत चुनौती होती है कि हम हर तरह से और घर में भी देखिए कि आप भी यहाँ बैठे हो, आप खुद समझते हैं, यहाँ जितने भी पुरुष बैठे हैं, कि उनका जो घर चल रहा है, वो घर की जो 90 से ज़्यादा प्रतिशत जो जिम्मेदारियाँ होती हैं वो हम महिलाओं की होती हैं, कि वो सब कुछ अच्छी तरीके से चला लें। और न सिर्फ अपना अगर ससुराल का भी पक्ष, मायके का भी पक्ष, घर का भी पक्ष, समाज का भी पक्ष, बच्चों की भी बच्चे बिगड़ गए तो आप ही के ऊपर जिम्मेदारी आएगी कि वो माँ ने ठीक से ध्यान नहीं दिया। बाप को कोई नहीं कहता तो हमें हर स्तर पर अपने आप को साबित करना होता है, हर स्तर पर सर्वश्रेष्ठ करना होता है। और लेखन में भी यही बात है कि हमें इस तरीके से अपने को बहुत पीछे रखते हुए, और बहुत कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लेकिन आपके दिमाग से वो निकल जाती है, क्योंकि आप घर के कामों में इस तरह से उलझ जाते हो।
और फिर कभी आप जब उनको रिकॉल करते हो, जब आपको समय मिलता है तब आप जो है ना उनको लिखते हो, तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी मुश्किलें तो होती हैं। हर किसी की अपनी मुश्किलें हैं, कुछ आसान, हर ज़िंदगी की कुछ अपनी जो है आसानियाँ होती हैं, कुछ मुश्किलें होती हैं। सर, क्योंकि आज हमारा जो विषय है वो सिनेमा भी है, लेकिन मैं उससे पहले कि सिनेमा पर आऊँ, मैं सर एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ, और आप लोग ये बिल्कुल मत घबराइएगा, ये डायरी पूरी खाली है, इसमें ये 2 ही पेज पे लिखा है और हम बिल्कुल टाइम पे ख़त्म कर देंगे इस प्रोग्राम को। उमा जी, आप घबराइएगा बिल्कुल मत। जैसे लड़का देखने जाते हैं ना, तो सोच के जाते हैं कि कितना कैसा घर होगा, उसके अनुसार दहेज तय करेंगे। तो हम लोग घंटे के हिसाब से मैं सवाल कुछ आगे पीछे कर दूंगा, कुछ मेरे हाथ के लिखे हुए हैं तो मुझे खुदा दे बाद में समझ में नहीं आते कि मैंने लिखा क्या था, तो वो वैसे छूट जाएंगे। जितने आते हैं वो मैं पूछता हूँ। सर, एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ, हमेशा ये कहा जाता है कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है, दर्पण में सिर्फ वही दिखता है जो होता है। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य समाज का दर्पण तो है, लेकिन कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शक भी है, क्योंकि वो सिर्फ जो है वही नहीं दिखाता, जो होना चाहिए उसकी भी परिकल्पना साहित्य करता है। आप इस बात से कितना सहमत या असहमत हैं सर? नहीं, इसमें असहमति की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि देखिए, एक जर्नलिस्ट भी तो होता है, अखबार वाला अखबार में लिखता है, रिपोर्ट लिखता है, इतने मारे गए, इतना ये हुआ ये गया, तो वो साहित्य तो नहीं बन जाता ना। तो साहित्यकार जो है वो चीज़ों को देखता है, महसूस करता है, और उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो समाज को साहित्य के माध्यम से एक दिशा दे। और खाली वो उसने रिपोर्टिंग कर दी, इसमें 2 चीज़ें हैं। जैसे कहते हैं ना कि साहित्य का पैटर्न बदल गया है, आज का जो साहित्य है वो कोई समाधान आपको नहीं देगा, वो एक अलग पहलू है कि आपकी संवेदना जगा दी, समाधान तो आप पर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने उस समस्या के लिए संवेदना जगा दी तो उसका काम हो गया, ठीक बात है, और उसी के माध्यम से उसने समाज को जागरूक कर दिया। तो उसकी जिम्मेदारी है चीज़ों को महसूस करना। उसकी, मैं बार बार कहता हूं कि साहित्यकार है या कवि है, उसकी सत्ता किसी भी सत्ता से ऊपर है। कोई राजनीतिक दल हो, कोई प्रधानमंत्री हो, वो उसकी सत्ता ऊपर है। और अगर बहुत, जैसे हमारे कानपुर के बालकृष्ण शर्मा, नवीन स्वाधीनता सेनानी कवि, और वो तो एक कविता में कहते हैं, जिस दिन मैंने जूठे पत्ते लपक चाटते देखा, नर को जी में चाहा आग लगा दूं इस सौनी और इस अंबर को, फिर ये सोचा क्यों ना टेटुआ घोटा जाए स्वयं नरपति का। ये कवि का हौसला देखिए, वो भगवान का गला दबाने पर आमादा है। ये है कविता की ताकत। तो मैं, जो आप कह रहे थे कि वो चिंतक भी है, विचारक भी है, एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, एक लीडर भी है, एक फिलासफर भी है, बहुत सारे रोल। ये मैं सच्चे साहित्यकार, सच्चे लेखक की बात कर रहा हूँ, ये शौकिया लेखक के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर सच्चा लेखक है, उसको गले भी काटे गए, उसको हाथियों से कुचला गया, उसको गोलियां मारी गई, और ये सिलसिला कोई खत्म नहीं हो गया है, जारी है। क्यों? क्योंकि समाज डर जाता है। वो जो तरह तरह के, वो जो अब एक जागरूकता जगाता है, वरना अखबार में तो छप जाता, कोई जर्नलिस्ट को गोली मारने नहीं जाता, हम सब पढ़ते हैं कि इतने मर गए, इतने, वो तो रिपोर्टिंग कर रहा है, उसका काम है। तो साहित्यकार जो है, हमेशा लेखक जो है, वो आने वाले समय, और उसका एक ही लक्ष्य होता है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कैसे ये दुनिया एक बेहतर दुनिया बने, समाज में जो बुराइयां हैं वो खत्म हो, जो अन्याय है, अत्याचार है, शोषण है, दमन है, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाता है और चीज़ें बदलती हैं। आज अगर आप सोचिए, मैं उदाहरण देता हूँ, मनोज यहाँ नहीं बैठे, ट्रांसजेंडर आज की तारीख में धीरे 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 एक हमारी संवेदना उसके प्रति हो गई, वरना हमने उसको पूरी तरह मान लिया था कि नहीं नहीं, बस वो एक, उसको हम कितना घृणित दृष्टि से देखते थे। और लेकिन ये किसने चेतना जगाई? ये चेतना जगाई चित्रा मुदगल की नाला सोपारा के उपन्यास ने, ये चेतना जगाई तीसरी ताली प्रदीप सौरभ के उपन्यास ने। तो ये साहित्य जो है एक बीज आरोपण करता है, जैसे अभी वो यही वो कह गए नंदा साहब कि वो चीज़ें बोता है, जर्मिनेट करता है। तो साहित्यकार समाज में एक चेतना जगाता है, और कहाँ से चलता चलता समाज कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, उसके लिए वो एक बुनियाद तैयार करता है, एक ज़मीन तैयार करता है। तो वो ये जो है ना, ये मानना पड़ेगा कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, वो बहुत आगे का देखता है। जैसे मैंने कहा ना, तुलसीदास जी तो 1500 ईस्वी के करीब आसपास जब भी लिख गए होंगे, और 1748 में ये घटित हो रहा है, तो कहीं ना उनके जो, क्योंकि वो चल रहा था, वैष्णव और शैवों का झगड़ा चला जा रहा था,
तो ये तो मैंने एक साधारण सा उदाहरण लिया, उसी को दोहराऊं, लेकिन आज़ादी की लड़ाई हो, हवाई जहाज वैज्ञानिक बाद में बनाता है, लेकिन उससे पहले हवाई जहाज की परिकल्पना साहित्य में कर ली जाती है। जितने भी आप देख लीजिए, जितने आविष्कार हुए 90% आविष्कार वो पहले साहित्यकारों ने करके दिखा दिए थे, फैंटेसी के जरिए से कैसे भी। तो एक साहित्यकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया कुछ कर सकता है, राजनीतिक दल क्या करेगा और लोग क्या करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन साहित्यकार अगर सच्चा साहित्यकार है तो वो अपने प्राणों की बाजी लगाकर और वो समाज को सही दिशा देगा। दुष्यंत कुमार को सस्पेंड हुए, क्या हुए, कोई पुरस्कार मिला नहीं मिला, लेकिन उन्होंने आपातकाल में करोड़ों लोगों की आवाज़ बन गए, उनकी गज़लें बन गई, तो दुष्यंत कुमार अमर रहेंगे। यही साहित्यकार का काम है। क्या बात है। अच्छा कि आपने तालियां बजाई, क्योंकि मैं कुछ और कहने वाला था, अभी दोबारा बजानी होगी। साहित्यकार समाज को बदल सकता है, दिशा दे सकता है। वो लोग भी बहुत कीमती होते हैं जो साहित्यकारों को पानी देते हैं, जल देते हैं, आमंत्रण देते हैं। मैं उमा जी इस बात के लिए तो आपका धन्यवाद करता ही हूँ कि जिस तरह का आपने आयोजन किया, आदरणीय वाजपेयी सर जैसे और आदरणीय ममता जी जैसे साहित्यकारों को बुलाकर, क्योंकि इन लोगों के अपने जीवन में जो इन्होंने किया है, जो सीखा है, उसमें इतनी विविधता है कि उनसे घंटों किसी भी विषय पर बात की जा सकती है और बहुत ही ऑथेंटिक बात उनसे की जा सकती है। सर जैसा श्रद्धा जी ने कहा, 30 विधाओं में करीब करीब लिखते हैं, गीत, नवगीत, गज़ल, दोहा, सोरठा, घनाक्षरी, बहुत सारी चीज़ों में। मुझे उम्मीद है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ, अगर आप भी ताली बजाकर उसका समर्थन करेंगे तो सर मान जाएंगे। कि इससे पहले कि मैं अगले सवाल पर आऊँ, मैं चाहूँगा कि सर से एक माहिया सुना जाए। अगर आप ताली बजाएंगे तो सर मान जाएंगे। ये शेड्यूल में नहीं था, मुझे लगा मैं गुजारिश कर सकता हूँ उनसे। जी जी, एक तो ममता जी ने एक अच्छा काम किया। मैं तो, आपने सवाल किया, मैं सीधे जवाब देने लगा। मुझे भी ये कहना था, देखिए मेरा सौभाग्य है कि असम के ब्रह्मपुत्र लिटरेरी फेस्टिवल हो या भुवनेश्वर का हो वाग्देवी फेस्टिवल से लेकर के पूरे भारत के मैं दर्जनों उससे फेस्टिवल्स में गया हूँ, जुड़ा हूँ, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो आपका, जैसे मैंने देखा अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल, अभी पहला सत्र मैंने देखा, कितना सब जितना जो कुछ बोला गया वो बहुत ही मूल्यवान था। उमाशंकर जी, मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा यहाँ पे शुरुआत की है। और जैसे मैं कह रहा था मनोज जी से और शायद नंदा जी से कि कंटेंट इज़ द किंग, तो जिस तरह का आपका कंटेंट है, आपका जो ये फेस्टिवल है, ये बिल्कुल आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाएगा। ये मैं कहना चूक गया था, मैं दोहराता हूँ। बात आती है 30 विधाओं की, तो इसको आप मेरा कोई काव्य पराक्रम न माने, ये सिर्फ एक मिशन है। और वो मिशन सिर्फ ये है कि जैसे हमारी बहुत सारी काव्य कविता की विधाएं विलुप्त हो रही हैं। अगर मैं आपसे हाथ खड़े करके पूछवाऊं कि आप में से कितने लोग हैं जो कहमुकरी नाम की विधा से परिचित हैं? कोई हाथ खड़े कर लें अगर उनको पता है। नहीं पता है तो नहीं, एक कहमुकरी नहीं, हास्य नहीं है, उसमें हास्य भी हो सकता है, कोई भी कविता है वो उसमें हास्य भी हो सकता है, गंभीर भी हो सकता है। मैं इसलिए सिर्फ कहा, तो ये अमीर खुसरो साहब ने 700 साल पहले ये विधा शुरू की थी। तो अब चौपाई, कौन सा कवि चौपाई लिख रहा? पूरी रामचरितमानस चौपाई में लिखी गई है। रहीम जी ने पूरी बरवे रामायण लिखी बरवे छंद में, अब कहाँ है बरवे छंद? तो वो हमारा एक ये तक, ऐसा नहीं कि मैं 30 विधाओं में नियमित लेखन करता हूँ, 30 से अब ज़्यादा हो गई, अब तो 35 करीब हो गई। सिर्फ ये कि युवा पीढ़ी, जैसे एक मैंने पाठशाला भी लाइव चलती रही, पिछले हफ्ते बंद हुई, पिछले बृहस्पतिवार को, तो 1 साल के करीब चली। और जिस विधा को मैंने लिया, प्रणव जी हमारे नियमित उसमें हैं, तो उससे मतलब 1-2 नहीं, जैसे अगर माहिया आपने मांग की है, कम से कम मेरे उस एक कार्यक्रम की वजह से 100 से ज़्यादा लोग माहिया लिख रहे हैं आज की तारीख में। लोगों ने ग्रुप बना लिए 30-40 के, कि वो अलग अलग माहिया आप सिखा रहे हैं, क्योंकि माहिया हमारी मिट्टी का छंद है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह, तो ये विधाएं क्यों विलुप्त हो जाएं, क्यों ख़त्म हो जाएं? हमारे इससे कविता का नुकसान होगा। तो बहरहाल ये माहिया जो विधा है बहुत छोटी 3 पंक्तियों की विधा है, 12 मात्राएं, 10 मात्राएं, 12 मात्राएं, ये इसका व्याकरण है और लोक छंद है। तो सिर्फ 2 माहिए आप नमूने के तौर पर स्वागत जी। पहला ये है, और मजदूरों को याद कर लीजिएगा जो सैकड़ों मील पैदल चल के गए,
कि जो लोग शिखर पर हैं, हमारे भारत की तो मिट्टी के कण-कण में संगीत है। माहिया हमेशा गा के ही सुनाया जाता है, और इसको जो टप्पा भी बोलते हैं पंजाब में, कि जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। क्या बात है सर, क्या बात है, वाह। और एक फिर अब आपने ताली बजा ली तो दो सुनने पड़ेंगे। जी सुनिएगा कि बस ये ही तरीका है, यही तरीका लॉकडाउन में इस तमाम डिप्रेशन में हमारे उमा शंकर जी ने और पिंकी जी ने सबने मिलके किया कि बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। क्या बात है सर। और अंतिम माहिया सुन लीजिए, मुझे बहुत प्रिय है। और जिंदगी पे तो हर कवि ने लिखा, हर भाषा के हर कवि ने, छोटी सी बात सुनिएगा कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का और वक्त की डोरी है। क्या बात है सर, बहुत धन्यवाद भी सर, आपने मान रखा जो रिक्वेस्ट आपसे की थी। जो हमारे कैमरे वाले भैया हैं, तीनों लोग आ रहे हैं ना फ्रेम में, मुझे रखना। मेरे जैसे लोग आने वाले समय में इसी बात से जाने जाएंगे कि कभी आदरणीय लक्ष्मीशंकर वाजपेयी जी और ममता जी के साथ बैठे थे लोग, तो मैं रहना चाहिए फ्रेम में। सर कैमरे की बात उठी तो अपने दूसरे विषय पे आता हूँ, उसके बाद ममता जी आपके पास आऊँगा। कि साहित्य तो हमारे कण कण में है और साहित्यकार हर भूमि पर हर उसमें हुए हैं। एक चीज़ का अफसोस बहुत साहित्यकारों को भी है और बुद्धिजीवियों को भी है कि अपने स्तर पर साहित्य का अपना एक मकाम है, उसका अपना एक सम्मान है। सिनेमा का अपना एक मकाम है, अपना एक सम्मान है, लेकिन दोनों जब साथ में आते हैं, ये बड़ी दुखद बात है कि हिंदी सिनेमा की शुरुआत ही जो हुई वो साहित्यिक कृति से हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो नॉवल, जो नाटक था हरिश्चंद्र, उस पर पहली फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र। हालांकि पहली फिल्म पांडुलिपि है 1912 की, उसको हम इसलिए हिंदुस्तानी नहीं मानते क्योंकि वो उसमें कैमरामैन जो थे वो बाहर से थे, तो पहली फिल्म के तौर पे हम लोग हरिश्चंद्र को मानते हैं और आला मारा बोलती फिल्म है। उसके बाद कुछ फिल्में तो बनी, लेकिन अक्सर जो फिल्में साहित्यकारों द्वारा लिखी गई वो चली नहीं। प्रेमचंद जी जैसे बड़े राइटर जिनको हर किसी ने माना, सम्मान दिया, फिल्म वालों के साथ वो नहीं चले, या कह लीजिए फिल्म वाले उनके साथ नहीं चले। भगवती चरण वर्मा जी जैसे लोग, इवन अश्क जी, उपेंद्र नाथ अश्क जी और अमृतलाल नागर जी जैसे लोग भी चले, तब जब वो अपनी साहित्यिक कृतियों पर उन्होंने फिल्में नहीं बनाई, उन्होंने डायरेक्टर प्रोड्यूसर के हिसाब से खुद को ढाला। सिर्फ कमलेश्वर जी का एक आप उदाहरण छोड़ दें, वो सक्सेस उसमें बहुत रहे। ये आपको क्या कहा, क्योंकि आपने सर मीडिया भी देखा है, फिल्म भी, और साहित्यकार आप इतने बड़े हैं, ये सामंजस्य क्यों नहीं बैठ पाता सर? देखिए यहाँ जो है ना एक जिसको कहते हैं ना कल्चरल मिसमैच वाली बात है, क्योंकि ये जो साहित्यकार लोग हैं ना, थोड़ा बहुत जाहिर है उनमें से आप ये रोग मेरे अंदर भी पाल सकते हैं, मतलब मान सकते हैं कि एक कवि होने का, एक लेखक होने का, चूँकि उसी तरह का सारा परिवेश मिलता है, हज़ारों लोग आपको तालियां बजाते हैं, सम्मान देते हैं, शॉल उड़ाते हैं वगैरह वगैरह, तो कहीं ना कहीं वो उस तरह का जो माहौल है उसमें वो रचबस नहीं पाते, एक बात। दूसरा, माध्यम का फ़र्क हो जाता है, तो बहुत सारे लोग गए। और एक वो भी है ना कि खाली फिल्म में जाना, फिल्म में लिखना एक बात नहीं है। अब मैं गज़ल से उदाहरण दूँ, गज़ल तो निराला जी ने भी लिखी, गज़ल तो जयशंकर प्रसाद ने भी लिखी, जितने महान महान कवि उनने सबने, भारतेंदु हरिश्चंद्र से सिलसिला शुरू हुआ और दर्जनों लोग हैं, लेकिन क्या निराला इतने महान कवि हैं लेकिन उनका आप कोई एक शेर नहीं सुना पाएंगे। उन्होंने गज़ल लिखी, जायका बदलने के लिए लिखी। फिल्म में लोग गए, उनको बुलाया गया, वो चले गए, लेकिन वहाँ की कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का जो है वो रास नहीं आया, उसके साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाए। वो एक बात होती है कि वहाँ एक किसी ने कमेंट, मान लो एक प्रोड्यूसर है या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है या क्या है, अब वो साहित्यकार तो अपनी एक गरिमा लेकर के वहाँ गया है। ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो फिल्म इंडस्ट्री में साहित्यकार अपना साहित्य लेखन छोड़ करके मुंबई में फिल्म के लिए लिखने गया हो, वह नहीं मिलेगा। सब के सब वो मिलेंगे जिनको वहाँ आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। शैलेंद्र जी को वहाँ बुलाया, राज कपूर जी ने बुलाया, पहले वो जा नहीं रहे थे, फिर चले गए,
चले गए तो ठीक है, एक इक्वेशन बन गई, केमिस्ट्री बन गई जिसको हम कहते हैं, तो वो चल निकले। नीरज जी को बुलाया गया, देवानंद जी ने कहा तो वो चले गए और अच्छे गाने हिट हो गए सब रहा, लेकिन वो लौट आए। वहाँ का माहौल उनको नहीं रास आया हर जगह पर, क्योंकि कोई एक इंटेलेक्चुअल जिसको कहते हैं फ्रिक्वेंसी मिलना वो बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि एक माध्यम का बड़ा फ़र्क हो जाता है। लेकिन अपवाद भी हैं, जैसे हमारी जो सर्वश्रेष्ठ हिट फिल्मों में है हम आपके हैं कौन, वो तो कोहबर की शर्त जो है हमारे उपन्यास पर है, उससे पहले भी वो फिल्म भी हिट हुई थी, मतलब करीब करीब जो जिसमें उसका जो रीमेक है ये तो खैर है ना तारा नदिया के पार का। तो वही वाली बात है कि हर कोई वो कल्चर का एक बड़ा जो है फ़र्क आ जाता है, एक ईगो का फ़र्क आता है। हर रचनाकार अगर सच्चा रचनाकार तो बड़ा इगोइस्ट होता है, बहुत उसका अहम जो है वो सर्वोपरि होता है, वहाँ वो समझौते नहीं कर सकता है। जो समझौते शायद उनकी ज़रूरत होती है सिनेमा के में, आप बेहतर समझ सकते हो, आप तो रचनाकार भी हो। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्य रहा। फिर हमारी ऑडियंस भी उस तरह की नहीं है। अब शैलेंद्र जी इतनी मुसीबत लेकर के रेणु जी का वो फिल्म बनाते हैं तीसरी कसम। आज बेशक आप कहेंगे कि वो क्लासिक है, वो महान, मुझे तो बहुत, हम सबको बहुत वो शानदार फिल्म लगती है, लेकिन आम जनता को नहीं रास आई, क्योंकि वो उसको ये नहीं पसंद है कि वो राज कपूर कहें कि अरे अब कसम खाता हूँ कि अब नहीं किसी बाई को बिठाएंगे। वो तो चाहती थी कि काश वो वहीदा रहमान अपना ये सब छोड़ के कहती चलो अब मैं ये सब छोड़ के तुम्हारे साथ चल देती हूँ, और सुखांत हो जाती और वो तो सुखांत फिल्म बन जाती। तो पब्लिक की जो साइकोलॉजी उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, उसकी साइकोलॉजी अपनी तरह चलती है। रजनीगंधा फिल्म उतनी नहीं हिट हो पाई, काश वो, क्योंकि पब्लिक वो चाहती कि यार ये जो पुराना प्रेमी काश वो ये इसके साथ तो, या इजाज़त फिल्म के साथ वही रेखा में वो होता, पब्लिक तो शौक में आ जाती है। वो ठीक है, फिल्म अपनी जगह वो सब सही है, लेकिन पब्लिक जो जनता का मनोविज्ञान है वो बिल्कुल अलग होता है। उस मनोविज्ञान के साथ सेटिंग कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, और वो फिल्म सारा गणित तो असफल होने का ही है। तीसरी, क्योंकि हमारे, मैंने कहा ना, आखिरी बात करता हूँ, बहुत लंबा सिलसिला हो सकता है। राज कपूर ने बड़े मन से वो है मेरा नाम जोकर बनाई, और बहुत अच्छी फिल्म है, आज हम उसको इतना सम्मान देते हैं, लेकिन फिल्म तो फ्लॉप हो गई। तो राज कपूर ने क्या कहा था कि भाई तुम लोग बॉबी लायक ही हो, तो बॉबी बना डाली। जी थैंक यू। सही बात है सर। इस विषय पर मैं आपसे अभी कुछ और भी पूछूंगा, क्योंकि इस पर तो एक्चुअली घंटों बात हो सकती है, इतना बड़ा विषय है। लेकिन मैं एक बार मैम से एक चीज़ ज़रूर जानना चाहता हूँ। मैंने महिला लेखन पर आपसे बात की, आप क्योंकि आप उपस्थित हैं मंच पर, इसलिए मैं उससे संबंधित जो सवाल है वो मैं आपसे कर रहा हूँ। मंचों की अगर हम बात करें, जैसे हमने पहले महिला लेखन साहित्य की बात की, मंचों पर हमेशा कवयित्री तो रही, लेकिन श्रृंगार तक ज़्यादातर सीमित नहीं, अभी बदला। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अधिकतर की बात कर रहा हूँ। और मतलब मैं बहुत माफ़ी के साथ इस शब्द को इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कि जैसे कहते हैं ना कि एक हमें शो पीस, एक हमें ब्यूटी के लिए हमें होना चाहिए। मंच पर है तो कवि सम्मेलन कर रहे हैं तो एक महिला रचनाकार तो ज़रूर होनी चाहिए, बहुत अच्छा लिखने वाली, बहुत अच्छा सुनाने वाली भी हैं। आप खुद मंच पर इतना बड़ा नाम है अपने आप में, आपका क्या आकलन है, ये स्थिति क्यों है महिलाओं की कि वो श्रृंगार से बहुत ज़्यादा आगे नहीं जगह दी जा रही है उनको मंच पर, और कुछ हिस्से तक सीमित हैं, जो मजबूरी है शायद पुरुष समाज की कि भाई सिर्फ पुरुषों का प्रोग्राम कैसे हो। ये आपको इस पर क्या लगता है मैम? असल में बात ये वही आती है कि ये ही मानसिकता की बात है, क्योंकि अभी भी उस तरह से स्वीकार्यता नहीं है कि एक जो महिला है वो इस तरह से भी लिख सकती है, समाज की बात भी लिख सकती है, देश की बात लिख सकती है, दुनिया की बात लिख सकती है, उसके चारों जो कुछ घट रहा है उसको लिख सकती है। जो जो हम सिर्फ मंचों की इस समय बात कर रहे हैं, जो मंच है और जो ऑडियंस है वो वाकई यही चाहती है कि बस क्योंकि जो साथ के जो कवि होते हैं ना वो भी यही चाहते हैं कि प्रेम की बात, श्रृंगार की बात, और मैं तुम्हारी बाहों में मर जाऊं, और वही सदियों से जो मानसिकता चली आ रही है ना, उसी का ही उस गुलामी से हम अभी जो है ना मुक्त नहीं हो पाए हैं कि हम इस तरह की बातें भी महिलाएं सोच सकती हैं, इस तरह की बातें महिलाएं लिख सकती हैं। तो इसी वजह से जो है ये महिलाओं को वो एक शोपीस की तरह, वाकई जब भी आयोजक जो होते हैं वो सवाल ये करते हैं कि हमें कोई कवित्री चाहिए, कवित्री ऐसी जो देखने में भी अच्छी हो और उसका तरन्नुम भी अच्छा हो,
दोनों बातें हो। ये पुरुष के साथ नहीं है, वो देखने में जैसा भी हो हाँ, तो चल जी, जाता है। जी जी बताइए। मुझे गाली आप मत दीजिएगा, मुझे एक पुरुष बात तो बाद कह में, रहे मैं हैं, पुरुषों की तरफ ही हूँ वैसे। मेरे कहने से पहले ही आपने ये बात कह दी। तो वाकई पुरुष चाहे कितना भी बूढ़ा हो, वो मंच पर है और वो सुना रहा है, कुछ भी सुनाए, वो सब स्वीकार है। लेकिन हाँ, आपको कवित्री चाहिए तो वो सुंदर भी हो, देखने में भी वो अच्छी हो और उसका तरन्नुम भी अच्छा हो। वो यूँ नहीं कि वो तहत में ही पड़ जाए। मैं अपनी बात आपको बताऊं, मैंने इसी के चलते बहुत वर्षों तक मैं मंच पे गई, लेकिन अपनी शर्तों के साथ गई। मैंने कभी भी तरन्नुम में नहीं पढ़ा। अब जब मेरी पहचान बन चुकी, अब मैं तरन्नुम पढ़ती हूँ। उनकी डिमांड में मैंने नहीं पढ़ा तरन्नुम कि आप ये चाहते हैं कि आप एक कवि सम्मेलन आप आयोजित कर रहे हैं और आप मुझे इस नाते बुला रहे हैं कि मैं देखने में अच्छी हूँ और मेरा तरन्नुम अच्छा है और मैं ऐसी बातें ही कहूँगी जो आपको पसंद है कि मैं तुम्हारी बाहों में मर जाऊँ, तुम मेरी मांग का सिंदूर हो, तुम मेरे आंखों में काजल से बस जाओ। तो मैं ऐसी बातें नहीं, ना मैं लिखती हूँ और ना मैं पढ़ती हूँ। और जब भी कोई मुझे कभी इस तरह से बुला भी दे मंच पर, तो मैं फ़ौरन वहीं पर उसका विरोध करती हूँ, क्योंकि ये हमारे ऊपर है ना कि हम अपनी पहचान किस तरह से बनाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनकी महत्वाकांक्षा इतनी है कि वो किसी भी तरह के समझौते कर लेती हैं, जो मुझे बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पूरी जो है बिरादरी है उसकी जो है ना वो नाक कट रही है। क्या बात है मैम। मन की बात जब शुरू हुआ था तो जैसा श्रद्धा जी ने कहा, सर उसमें थे नहीं सर, मैं उधर ही, माइक अभी उधर ही रहेगी। मुझे लगता है कि मन की बात उन्होंने शुरू किया था, लेकिन मैं मन की बात समझ लेता हूँ। इस समय उमा जी के मन में ये चल रहा है कि जैसा आदरणीय ममता जी ने कहा कि मैंने तरन्नुम में तब सुनाना शुरू किया जब मेरा नाम बन गया, तो अब तो उनका नाम बन चुका है, तो मतलब अब तो उनसे कहा जा सकता है कि सुना दीजिए। यही चल रहा था ना सर आपके मन में? कुछ भी, तरन्नुम या तहत, जो भी आप चाहें। अच्छा, आप लोग बताइए कि तरन्नुम में सुनना चाहते हैं तहत में? चलिए ठीक है। हाँ नहीं, वही मैंने पहले भी कहा। इवन मैं भारत सरकार की तरफ से, ICCR की तरफ से मैं UK गई और वहाँ के बहुत सारे देशों में, शहरों में कविता पाठ किया 15-20, लेकिन मैंने तब वहाँ पर भी तरन्नुम नहीं पढ़ा कि मेरी यहाँ पहचान जो बने वो यहाँ एक गंभीर कवित्री के रूप में बने, ना कि वो लटके झटके और नोक झोंक आजकल जो कि मंचों पे चलता है। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे मन में थी, मैंने वहाँ पर भी नहीं पढ़ा था। अब पढ़ती हूँ तो मैं ना बिल्कुल तरन्नुम में ही सुनाऊंगी। अब मुझे किसी प्रकार का खतरा नहीं है। चलिए, मैं आज का जो समय है उसको अपने ज़हन में रखिएगा और यहाँ से मैं बात शुरू करती हूँ। हमारे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, तो वहाँ से ये बात शुरू करती हूँ कि वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते, कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। कुछ ऐसे शजर भी हैं जो साया नहीं करते। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वो दौर की आई न वो रखते थे सदा साथ, वो दौर की आई न वो रखते थे सदा साथ, ये दौर की आई न गवारा नहीं करते। शुक्रिया। कि ये दौर की आई न गवारा नहीं करते। और शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले। जी हाँ, सामाजिक अधिकारिता की बात आप कर रहे थे, तो संकेतों में, कविता में बात कही जाती है। मैं एक संकेतों में ये बात कहती हूँ कि सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले, सावन में कभी डाले थे जिन पेड़ों पे झूले, उन पेड़ों को बेदर्दी से काटा नहीं करते। शुक्रिया। कि उन पेड़ों को बेदर्दी से काटा नहीं करते। और शेर पढ़ती हूँ कि हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं, फिर भी हम पर्दा नशीनी के तरफदार हैं, फिर भी आँखों में हया रखते हैं,
पर्दा नहीं करते। शुक्रिया। कि आंखों में हया रखते हैं, पर्दा नहीं करते। और ये फिर अलग रंग का शेर पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। कि खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर, खुश रंग गुलाबों पे ही रखते हैं नजर वो, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते, मुरझाते हुए फूलों की परवाह नहीं करते। और फिर अलग रंग का शेर। कि तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, तकरीर में ही जोश दिखाते हैं ये नेता, सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। शुक्रिया। कि सरहद पे तो बेटों को ये भेजा नहीं करते। और फिर एक और गहन संवेदना का शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, माँ बाप का साया जो उठा सर से हमारे, अब कौन दिलासा दे की चिंता नहीं करते, अब कौन दिलासा दे की चिंता नहीं करते। और बस चलते चलते इस एक अलग रंग का शेर फिर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि चोरों के किरण ठाट है इस दौर में देखो, मक्ता। कि चोरों के किरण ठाट है इस दौर में देखो, चोरों के किरण ठाट है इस दौर में देखो, मौके के लिए रात को ताका नहीं करते। बहुत क्या बात शुक्रिया। है। कि मौके के लिए रात को ताका नहीं करते, वो अपने सिवा औरों की सोचा नहीं करते। वो बहुत बहुत अपने धन्यवाद। क्या बात है मैम। सिवा- ज़ोरदार तालियां मैम के लिए। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि आप दोनों से किसी एक से भी कई घंटे बात की जा सकती है, लेकिन जो समय की बंदिश है उसके अनुसार अब ये है कि मैं करीब करीब अपने आखिरी पड़ाव में सर की तरफ आता हूँ। आदमी में थोड़ा सा जो है बरादरीवाद होना चाहिए। बरादरी से मेरा मतलब यहाँ कवि बरादरी और फिल्म बरादरी की बात कर रहा हूँ मैं। कि एक बड़ी शिकायत है सर साहित्यिक बरादरी से, कि जैसे साहित्य का ही एक हिस्सा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी। जी जी। बड़े भले लोग हैं, बेचारे अच्छे लोग हैं, साहित्यकार को भी बहुत इज्जत मिलती है, ये मान के चला जाता है, बुद्धिजीवी है। और चाहे कोई भी संगीतकार हो, किसी शास्त्रीय गायक हो या कोई, बड़े अदब से वो देखते हैं। फिल्म में इन सारी चीज़ों का समागम एक साथ होता है, एक साथ म्यूजिक भी होता है, सब कुछ होता है। फिर भी एक धारणा है कि अरे वो फिल्म वाला है, अरे तो ये नाचने गाने वाले हैं। ये जो धारणा है इससे दुख भी होता है। और ये बनी क्यों है, जबकि साहित्य से पैदा होकर ही फिल्म वाले इतना आगे हैं। सिर्फ 100 साल का सफ़र है, साहित्य का सफ़र तो बहुत पुराना है। ये धारणा क्यों है सर हमारे बारे में? हाँ, मतलब आप एक सामान्य धारणा की बात वैसे कर रहे हैं जी। क्योंकि वहाँ भी वही अलग अलग बातें हैं कि जो बहुत गंभीर सिनेमा वाले हैं उनका सामान भी, लेकिन एक आप जो बात कर रहे हैं, हम अपने भीतर एक गलत धारणा बिठा लेते हैं और फिर उसी के इर्द गिर्द फिर चक्री खाते रहते हैं। मसलन धारणा, अब एक हमारा पड़ोसी देश है जो हमारे साथ शत्रुता का बर्ताव करता है, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी जी लाहौर बस लेकर के गए तो मैं भी गया था, तो वहाँ तो इतना प्यार मिलता है। जो लोग अगर गए हों, जो आम लोग हैं, वहाँ इतना इज्जत देते हैं। पता लग जाए हिंदुस्तान से वो पैसा देना, पैसा नहीं लेते वो दुकान में आप खरीदारी करें। तो कहने मतलब एक धारणा हमारे भीतर कुछ बना लेते हैं। सच्चाइयाँ हमेशा कुछ अलग होती हैं। सिनेमा वाले जो हैं, एक तो शुरू से चलता आ रहा है, दादा साहब फाल्के ने जब हरिश्चंद्र तारामती बनाई तो तारामती नहीं मिली उन्हें अपने मित्र और सबको टटोल लिया कि भाई इतिहास बन जाएगा। और उनके घर पे बात चल रही थी तो वो चाय लेके आए उनकी पत्नी, तो इशारों में ऐसा लगा उन्हें उनकी पत्नी के लिए, तो दादा साहब फाल्के ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हारा इतिहास बन जाएगा। उन्होंने कहा तुम्हारे ये बच्चे फिर कौन इनको कौन परवरिश करेगा। उन्होंने कहा चलो ये हम वो लगा देंगे, आया लगा देंगे, कोई नहीं हो जाएगा। तो उनका और जो तुम्हारे बच्चे मतलब यूनिट वाले उनकी पर बहरहाल उन्होंने मना कर। तो कुल कहानी ये कि दादा साहब फाल्के मुजरा करने वालों के कोठों के उन्होंने चक्कर लगाए।
बड़ी मुश्किल से किसी एक को किसी तरह कन्विंस करके लाए, तो उसका ग्राहक आ गया कि जो फिल्म में करोगी तो तुम्हारा धंधा चौपट हो जाएगा, वो कितने पैसे ने दिए हैं, तो वो वापस ले गया। तो एक ये धारणा की बात है। और चूंकि आपकी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की सही बातें सामने नहीं आ पाती जब तक आप प्रत्यक्ष न देखें। मुझे खुद लगता था, चूंकि मुझे गाने का शौक है, बचपन से सिनेमा का शौक है, मुझे भी लगता था यार ये सिनेमा वाले तो सीधे मतलब आसमान से डायरेक्ट उतरते होंगे। लेकिन मेरा सौभाग्य कि मैं 3 साल करीब जो है ना, वो जो 31 दिसंबर वाला कार्यक्रम उसके लिए गया, बॉम्बे गया, और 30 करीब लोगों से फिल्म बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने गया। और मैं आपसे दावा करता हूँ करीब 80-90 लोगों से बड़ी चाहे वो महेंद्र कपूर, मन्ना डे, खयाम साहब, ये वो आशा भोसले वगैरह वगैरह, और एक व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला। सब इतने नेक, इतने भले लोग, अब बातों से नहीं अपने एक्शन से। यानी उसी दौरान मुझे रेलवे का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था, विशाल भारद्वाज ने मेरी समस्या रेखा जी तक पहुंचा दी। मैंने आज तक उनसे मिला नहीं इत्तेफाक से। रेखा जी कहते इसमें परेशानी क्या बात है, आप उनको डिटेल ले लो, उनकी फ़्लाइट बुक कर दो। उस ज़माने में फ़्लाइट बड़ी चीज़ होती थी, मैं 89 की बात कर रहा हूँ। तो कैसे तो क्यों उनकी अच्छाई और उस सच्ची चीज़ें तो सामने नहीं आती। आता क्या है, एक भारत के इतिहास में एक माधुरी पत्रिका थी, जो फिल्म पत्रिका, जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तक पहुंचती थी। एक आध अपवाद होंगे, मध्य प्रदेश की फिल्म की पत्रिका थी, लेकिन वो सब तक नहीं पहुंचती। तो आपके सामने जो पत्रिकाएं आती हैं उनमें गपशप ज़्यादा आती है, अफवाहें ज़्यादा आती हैं। तो एक छवि खराब हो गई फिल्म वालों की, ये तो सुविधा में डूबे लोग हैं, ये तो अपनी अय्याशी में डूबे लोग हैं, ये तो बहुत इनमें कोई नैतिकता नाम की चीज़ नहीं। तो जो असलियत जो है वो नहीं आ पाती। अब लाहौर बस अड्डे उसमें एयरपोर्ट पे देवानंद फ्लाइट डिले हो जाती, देवानंद साहब 4 पीढ़ियाँ जिनकी दीवानी, और वो उनसे मेरी बात होती, पता ही नहीं लगता कि मैं देवानंद से बात कर रहा हूँ। तो 20 मिनट तक ऐसे देश भर की समस्याएं। तो जब तक आप चीज़ों को साक्षात मिलते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तब तक ये गलत धारणाएं तरह तरह की कि ये फला प्रांत वाले तो ऐसे होते हैं, फला जाति वाले तो ऐसे होते हैं, फला धर्म वाले तो ऐसे ही होते हैं, वो एक मजबूरी इत्तेफाक रहता है। तो आप फिल्म वालों को चाहिए, जैसे दिल्ली पुलिस ने काम किया, उन्होंने फिर पूरा PR डिपार्टमेंट बनाया ताकि उनकी असली कहानियां भी सामने आए, ताकि दिल्ली पुलिस की छवि सुधरे। आप लोग भी कुछ ऐसा बनाइए, और जो अच्छी कहानी है, आप लोगों के जीवन की जो बढ़िया कहानियां हैं वो सामने पब्लिक के आ जाए। की कहानी तो सर ड्रग्स वाले जो हैं, नार्को वाले, वही बता देते हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि सच्चाई क्या है। लेकिन मैं इस सम्मानित मन से जरूर कहना चाहता हूँ, फिर क्या होगा, जितने भी दूसरे पक्ष, चाहे वो प्रदेश के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम हो, प्रोफेशन के नाम पर हो, हमें 1 मिनट लगता है नेताओं को गाली देने में, 1 मिनट लगता है अधिकारियों को, जो भी विधाएं, मुझे लगता है कि हर जगह बहुत अच्छे लोग हैं, और किसी पर भी उंगली उठाने से पहले हमें एक बार सोचना चाहिए। सर, एक सवाल जो आपसे बहुत ज़रूरी है मुझको पूछना, और उसके बाद फिर मैं 2 सवाल वहाँ से लूँगा। श्रद्धा जी, आप तैयार रहें कि इसको मैं सीमित आपसे चाहूँगा। भाषा की जो सीमा रेखा है, दरअसल बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे पूछनी थी उनसे। भाषा में जो नए शब्दों का आगमन है, जैसे इन दिनों ख़ास तौर पर जिस तरह से अंग्रेज़ी का माहौल बढ़ा है, अब इसको लेकर 2 धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि किताबी भाषा अलग होनी चाहिए, बोलचाल की भाषा में तो हम सभी इंग्लिश, अब जैसे मैंने इंग्लिश कहा, शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आप इसको कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत मानते हैं? क्या उसको बिल्कुल बाउंड्रीज बांध देनी चाहिए कि भाषा में कुछ भी नया नहीं आएगा, या समय समय पर जैसा होता रहा है, आप उसे कितने सहमत या असहमत हैं सर? देखिए, अब इसमें 2 पहलू आते हैं। एक, आप कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो समाज में जो चल रहा है उससे कवि लेखक उससे अलग हटके तो नहीं रह सकता। तो वो समाज में जो वर्ग जिसकी बात कर रहा है, अब कोई पौराणिक कथन लेगा तो उसमें भ्राताश्री आएंगे। इससे पहले किसी ने पिताश्री भ्राताश्री सुने थे क्या? तो वो अब मेरा दोहा है कि खतरे पर मत ध्यान दे, सेल्फी पर दे ध्यान, अजर अमर है आत्मा, निकल जान दे जान। क्या बात है सर, क्या बात तो है, वो वाह। प्रतिक्रिया में तो अब उसमें सेल्फी आ गई है ना, जो नए नए संदर्भ आते हैं। डटा फेसबुक पर लिखे खूब प्रेम के छंद, पत्नी से 6 रोज से बोल चाले बंद। तो अब नई चीजें आएंगी तो नई भाषा भी आएगी, है ना वो। लेकिन अब वहां फर्क ये है कि कहीं ये कवि का दायित्व है, जिम्मेदारी है कवि की, कि वो
जो अपनी जाति स्मृतियां जिनको हम कहते हैं, जो चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं, जो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, जो शब्द विलुप्त होते जा रहे हैं, जो मुहावरे जा रहे हैं, कहावतें जा रही हैं, जो हमारे जीवन मूल्य भी, उनको सबको अपने साहित्य में लेकर के आए। एक जिम्मेदारी तो वो है, आप जानबूझ करके भाषा को विकृत कर रहे हैं और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ उन शब्दों को ला रहे हैं, वो एक अपराध है। लेकिन जहाँ ज़रूरत है, उस भाषा की ज़रूरत है, वो कोई कहानी है और आपके फिल्म इंडस्ट्री की कहानी है, तो फिर उसका पात्र किस तरह को है। अब नीरज जी से लोग इसलिए नाराज़ हो गए, मैं उसका गवाह हूँ, भरे हज़ारों की भीड़ में उनकी आलोचना की जा रही है। क्यों? उन्होंने गाना लिख दिया धीरे से जाना खटियन में। अरे भाई, पात्र के लिए लिख दिया, नीरज नहीं लिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या आवश्यकता है, उसके मुताबिक, कथ्य के मुताबिक भाषा होती है। लेकिन वहाँ दोहरी जिम्मेदारी है, एक नए नए शब्दों को, नई नई बातों को, नए नए इमेजरी को, नई नई उपमाओं को लाना भी एक जिम्मेदारी है। पुरानी जो हमारी संपदा है, विरासत है, ममता जी की एक कविता है जिसमें उस तरह की चीज़ें आती हैं, और वो कविता वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं उसको विदेशी तो उसमें, तो वो ये भी एक जिम्मेदारी है कि हम अपनी पुरानी चीज़ों को संरक्षित करें और उनको सामने लाएं। तो ये दो तरफा मामला है जी। मैं एक बार दिल से चाहता हूँ कि जितने अच्छे, हाँ, हमने पूरा प्रोग्राम ही श्रद्धापूर्ण किया है क्योंकि शुरू उन्होंने किया था। मैं दिल से चाहता हूँ कि जितने अच्छे से आप लोगों ने, जितनी तन्मयता के साथ सुना है, एक बार मेरी तरफ से अपने लिए तालियां बजा लीजिए। हमारे जो अभी 3 मेहमान अभी मैंने देखा जो 6 मिनट है, उनका भी स्वागत करता हूँ। 2 सवाल कोई भी मैं चाहता हूँ कि एक सर से, एक मैम से, जो भी करना चाहें प्लीज़। वहाँ से जोर से भी बोल देंगे आप एक माइक। नमस्कार ममता जी। नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है। हमेशा यही कहा जाता है कि लेखिका है या तो स्त्री जो है उनके लिए हमेशा दुविधा रहती है, या तो मुश्किल से वो लोग लिख पाते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि हमारे पास एक बेहतरीन चीज़ ये नहीं है कि हम ज़्यादा संवेदनाओं को महसूस कर सकते हैं, तो लोगों तक पहुंचा भी सकते हैं, और जब लिखते हैं तो हम जो पीड़ाओं से बाहर आते हैं तो दूसरों तक भी संदेश पहुंचा सकते हैं कि देखिए हम भी आ गए हैं, आप भी आ सकते हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही बात है कि हम ज़्यादा संवेदनशील हैं। देखिए, बच्चा जो होता है, दोनों पति पत्नी सो रहे हैं और बच्चे के रोने की आवाज़ माँ को ही सुनाई पड़ती है। नल खुला है तो वो हमें ही सुनाई पड़ेगा, घर में तो साथी को नहीं सुनाई पड़ेगा कि नल खुला हुआ है तो उसको बंद कर दें। तो बिल्कुल हम अपनी ज़्यादा, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो पुरुषों से बिल्कुल जुदा हैं, और हम अपनी जो संवेदनाएं हैं उनके साथ बेहतर तरीके से, बेहतर शब्दों को ला करके, और आज के समय में हम बिल्कुल, आज का जो समय है उसमें बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो महिलाओं का ही समय है। अभी पिछले दिनों एक पुरस्कारों की घोषणा हुई रवि जी, तो उसमें कोई भी जो है ना पुरुष नहीं था, उसमें सारे के सारे सम्मान महिलाओं को ही गए। और आप उठा करके भी देख लें, यदि एक फहरिस्त देखें महिलाओं की, कि राजी सेठ से लेकर के और ममता कालिया से लेके चित्रा मुदगल जी, अनामिका, और ये मतलब एक लंबी फहरिस्त है आज के जो है ना समय में। पुरुषों में आप नाम गिने तो मुश्किल से 2 नाम भी आप उस तरीके से सामने नहीं गिना सकती हैं। तो हम बिल्कुल चुनौती से बिल्कुल पूरी तरह से अपनी मजबूती से खड़े हुए हैं, और समय अपने हिसाब से चलता है और अपने हिसाब से आकलन करता है। जी, बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्वागत हमारे अहमदाबाद में, गुजरात में, हम सबकी तरफ से। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं वाजपेयी जी से तो मिल चुकी हूँ, पहली बार ममता जी से मिली। मैं भी थोड़ा सा मंच पे रही हूँ अपने समय में, मतलब अब तो नहीं। नहीं, ऐसा नहीं ममता जी, मैं एक और बात कहना चाह रही थी। आप जो तरन्नुम की बात कह रही थी, जैसे मैंने अधिकतर महसूस किया है कि जो भी मेरे गीत जो
अच्छे पसंद किए गए मंचों पे वो अधिकतर मेरे गुनगुनाहट से ही निकले। और आप यू वोंट बिलीव, मैं अपने हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ, उनको दे रही हूँ और वो गुनगुनाहट आ रही है और फ्रिज पे कागज़ रखा है और मैंने उसको लिखा है, या सोते सोते कहीं कुछ ऐसा हो रहा है, बेचैनी हो रही है, तो तकिए के नीचे से कागज़ निकाला और बिना लाइट जलाए ऊपर से ओवरलैपिंग करके फिर अगले दिन उसको कर लिया। मतलब मेरा ये अपना एक्सपीरियंस है, ये हर एक का हो, कोई ज़रूरी नहीं है। ये हमारे पास ये समय होता ही नहीं था, हमारे पास इतनी सुविधा ही नहीं होती थी। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि अगर मैंने, हाँ ज़रूर है, मैं श्रृंगार पे कभी नहीं लिख सकी, क्योंकि शायद शुरू से ही एक कहीं ना कहीं एक आध्यात्म का मेरे अंदर वो पता नहीं परिवार का होगा या जो भी कुछ होगा, लेकिन मैंने हमेशा मंचों पे गुनगुना के ही सुनाया। जो आप तरन्नुम की बात करी थी, मुझे अगर मैंने पढ़े भी होंगे तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप अपने उस वाले आध्यात्म वाले गीत को आप ऐसे ही सुनाइए, तो पसंद किए गए। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सच है कि एक शो पीस बिठाया जाता है। जैसे जिन दिनों में यंग थी, मैं देखती थी कि भाई बाहर से भी आ रही हैं तो वो भी यंग आ रही हैं लेडीज़, या हम मतलब गुड लुकिंग थोड़े से लग रहे हैं तो ठीक है वो। अब मुझे वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ़ देती थी इस चीज़ को। और एक दो बार तो बल्कि राजकोट में तो एक बार ऐसा हुआ और एक बार अहमदाबाद में भी हुआ कि मैं मंच पे से उतर के आ गई। मैंने कहा नहीं, ये तरीका गलत है इस चीज़ का। आप कोई बात नहीं, गुड लुकिंग सब देखना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन ये तरन्नुम की बात है, उसकी मैं दरअसल बात कर रही थी कि तरन्नुम में मुझे नहीं लगता कभी भी कि कोई मतलब वो होना चाहिए, परेशानी होनी चाहिए तरन्नुम में। लेकिन आपको यदि सिर्फ इसलिए ही बुलाया जाए कि आपको तरन्नुम में पढ़ना है, श्रृंगार का पढ़ना है ना, और आप जो है ना उस तरीके से ही लटके झटके दिखाएं मंच पे, तो वहाँ पर मेरी आपत्ति है। और मैं इस चीज़ को कभी भी स्वीकार नहीं करती। नहीं, बिल्कुल। और ना मैं अपेक्षा करती हूँ कि हमारी जो महिलाएं हैं वो इस बात को स्वीकार करें। हालांकि ऐसा हो रहा है आजकल तो बहुत बुरी स्थिति है। यूट्यूब आप उठा करके देख लो तो फला की, संचालक की और कवित्री की नोक-झोंक, कितने सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो कितनी शर्मिंदगी होती है, मुझे खुद को इतनी शर्मिंदगी होती है कि क्या कर रही हैं। नहीं ममता जी, इतनी हमारे इनकी क्यों महत्वाकांक्षा है, ऐसा क्यों कर रही है? हमारे ज़माने में भी ये था, लेकिन हम जैसे लोग अगर उतर के आ जाएंगे ना मंच से तो शायद वो चीज़ बिल्कुल दूर हो बिल्कुल। जाएगी। ये बात, थैंक यू। हमें ही थैंक यू मैम। हमारे अगले सत्र में भी बहुत, अच्छा ठीक है, जी 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 प्लीज़ जी। आपकी आवाज़ बुलंद है मैम, वहाँ से भी आएगी। महिलाओं की आवाज़ वैसे भी बुलंद है जी। थैंक यू सर, आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने एक मौका दिया मुझे रवि जी। मुझे ये पूछना था कि जैसे बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी, सत्यजीत रे, उनकी जितनी भी कृति मतलब फिल्माई गई है वो बहुत सुपरहिट हुई है। तो जैसे वाजपेयी जी ने बताया कि वाचक और प्रेक्षक दोनों की मनस्थिति अलग होती है, तो एक तो वाजपेयी जी से आपसे भी मैं ये जानना चाहती थी, और एक आपसे कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा क्या है कि बंगाली ऑथर सब हिट हुए हैं तो बाकी सब जो जॉनर है, बाकी सब जो लिख रहे हैं, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है? और दूसरा, वाचक और प्रेक्षक दोनों की मनस्थिति अलग है, ये दोनों जानना है। एक्चुअली इस पे हम लोग एक लंबा वो करना चाहते थे, क्योंकि वही लोग सिंगल राइटर के तौर पे कामयाब होते हैं, उन्हीं की फिल्म मेकर अलग से काम। जैसे आपने शरद जी की बात की, शरद जी की भी लिखी कई फिल्में नहीं चली। जैसे आप देखें परिणीता भी उन्हीं की थी, बहुत अच्छी तो नहीं चली, फिल्म बहुत अच्छी थी लेकिन चली नहीं थी। दूसरा सवाल, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो बंगाल से आई, मतलब कैलकाटा से हम लोग आए, कोल्हापुर से हम लोग मुंबई आए। तो जो उस समय के शुरुआत के दौर के लोग थे, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो बंगाली साहित्य का है। और बंगाली मेकर भी, सभी मेकर अच्छे थे, लेकिन बंगाली मेकर्स में एक से एक, और साहित्य में क्योंकि वो लोग बहुत आगे रहे हैं, इसमें कोई कहने में गुरेज नहीं है। तो शायद ये एक कारण रहा होगा। जो मुझे, शरद जी की भी फिल्म तो फ्लॉप हुई है, उनकी एक दो फिल्में। मैं 2 मिनट का मुझे अगर आप समय दें, मुझे पता है आपको अच्छा नहीं लगेगा ये मेरा 2 मिनट और लेना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी बर्तन वाली कविता की 1 मिनट की प्रस्तुति, 1-1.5 मिनट की, और सर आपकी वो एक कविता है वे लोग, वो लोग जो है ना, मैं उसके बगैर नहीं चाहता कि सत्र की समाप्ति करूँ प्लीज़। मैं आपके समय एक बात सिर्फ कहना चाहूँगा कि हर अलग अलग जगह की अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप तमिलनाडु में जाइए, वो सारे राजनेता आपको फिल्म में मिलेंगे, राइटर हैं, ये वो, ये है ना। उड़ीसा में जाइए, सारे IAS ऑफिसर, राइटर और कवि मिलेंगे आपको। तो बंगला का जो है वो एक अलग परिदृश्य है। और बॉम्बे का जो फिल्म इंडस्ट्री है, जैसे आपको मिलेगी, मैं मिला हूँ कि वो पता चला उड़ीसा की बहुत बड़ी अभिनेत्री, लेकिन वो बिल्कुल आम लोगों जैसी। तो बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का एक पूरा कल्चर अलग है। प्रोड्यूसर है हॉलीवुड की, कोई CD पकड़ाएगा कि ले भाई इस पे बना डालो, अब इसका क्या इलाज है? सही, बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने भी जिक्र किया था उस कविता का,
और रवि जी ने भी कहा है उसे सुनाने के लिए, तो मैं आप सबके बीच वो रखती हूँ कविता। और बिल्कुल अलग उसके पात्र हैं और अलग जगह से उठाई है ये कविता। और देखिए उस कविता में जो कुछ इतने वर्षों में जो बदलाव आया है उसको पकड़ने की कोशिश की है उस कविता में। तो कविता है चूँकि, तो एक एक पंक्ति आप सब ध्यान से सुनिए और उससे जुड़िए। सुनाती हूँ। हसरत इसका शीर्षक है कि गांव के मकान की भंडरिया में एक अरसे से रखी पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे सबको भनक लग गई है कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह होने को है। अब तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कढ़ाई ने कलछुल से, कलछुल ने चमचे से, चमचे ने परात से, परात ने भगोने से कहा खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे हम भी खूब नाचेंगे खटर पटर, कभी नानी, कभी चाची, कभी मौसी, तो कभी बुआ के हाथों। व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर, याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह। हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम, चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा कि तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। रिश्तेदार मेहमानों की तरह आए और वहीं से लौट भी गए। यूं तो इस बात से खुश है पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह। पर अफसोस, अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, ना जमा हुए रिश्तेदार और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का, और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का। सर एक मिनट बस, 12:45 तक होना था, हम लोग 5 मिनट एक्सीड कर गए। जी बस एक। तो वे लोग कविता की बात की थी, यही कविता मैंने पूरे जहाँ जहाँ भी इंटरनेशनल पोएट्री फेस्टिवल्स में गया हूँ सुनाई है। और अब ये भी देखिए कि दिल्ली ने इतनी तरक्की कर ली, वहाँ हर दिन रोड रेज होता है, 1 मिनट में व्यक्ति हत्यारा बन जाता है। तो कवि को फिर कविता को अपना काम करना पड़ता है। सिर्फ 1 मिनट की कविता सुनिएगा। कविता का शीर्षक है वे लोग। ममता जी की मैं एक बात से असहमत था कि जनता को आप जो परोसेंगे वो बेचारी उसको बर्दाश्त करती है। मैंने लाल किले से छंद मुक्त कविताएं सुनाई हैं पूरी कामयाबी के साथ। जनता कभी, और फिल्म भी जो आप परोसोगे वही उस पर अच्छी फिल्में आएंगी तो उसको भी पसंद करेंगे, ऐसा नहीं है। खैर कविता सुनिए। जी बिल्कुल जी। तो वे लोग कविता सुनिएगा और फिर समापन। कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने, छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़िया। वे घर के बाहर बनवाते थे हौदी कि आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक। कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। क्या बात है सर। कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आ जुड़ते थे उनकी फसलों पर, जब चिड़ियों के झुंड आ जुड़ते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट। क्या बात है। कि राम की चिड़ैया राम के खेत और खावरी चिड़ैयों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचाकर आते थे उस मकान तक। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान तो पहुंचाकर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, कि संभव है अभी भी
दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। क्या बात है, क्या ये बात है। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हों उनकी प्रजाति के कुछ लोग। काश ऐसे लोगों का बन सकता एक संग्रहालय कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था। क्या जीने बात का एक है। अंदाज जोरदार तालियां ऐसा सर के था। लिए। बहुत बहुत। सर आप बैठें। इससे पहले कि हम सत्र की समाप्ति करें, जीवन में जो हम लोग चोरियां करते हैं उनका अपना एक अलग महत्व होता है। सबने अपनी अपनी चोरियां की। जब ये पता चला कि आप आने वाले हैं तो हमने एक चोरी प्लान की थी, और वो चोरी क्या है हम लोग अभी बता देंगे। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय उमाशंकर जी मंच पर आए, आदरणीय मनोज सर, आदरणीय हीरा जी और मैम आप। श्रद्धा जी आप तैयार हैं चोरी के लिए? एक बहुत खूबसूरत गज़ल संग्रह जो है आया है आदरणीय ममता जी का, आंगन का शजर, और उनको बगैर बताए क्योंकि हम एक ही कॉपी जुटा पाए तो मैं चाहता था कि यहाँ हम एक उसका विमोचन जैसा करें ताकि उनके लिए सरप्राइज़ हो। हमें ये बात उनको हमने नहीं बताई थी। ज़ोरदार तालियां। बहुत खूबसूरत ये आंगन का शजर जो गज़ल संग्रह है उनका वो है। जोरदार तालियां और खूबसूरत मंच और खूबसूरत सभा का। आप सभी का दिल से आभार। मतलब हम अच्छे चोर हैं, अच्छे वाले चोर भी होते हैं। मैं उमा शंकर जी से निवेदन करूंगी कि वो हमारे अतिथि गणों को मोमेंटोस दें। वाजपेयी जी, ममता किरण जी, हमारे सूत्रधार श्री रवि यादव जी। जी, मैं 15 सेकंड उधार मांगता हूँ। रवि यादव हमारे इतने प्यारे गीतकार हैं, सिर्फ कम से कम दो दोहे ही सुना दें। जी बहुत बहुत आभार। मुझे लगता है दूसरों का समय न जाए, सिर्फ दो दोहे सुना के मैं रख देता हूँ कि अच्छा कलर्ड वाला खींचिएगा भैया। हाँ कलर्ड, ब्लैक एंड वाइट अच्छा नहीं लगता। खुली आंख तक खेल है, दुनिया दौलत धाक। खुली आंख तक खेल है, दुनिया दौलत धाक। आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक। आंख जरा झपकी नहीं, सब मिट्टी सब खाक। और सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। एक समसामयिक दोहा के सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ। सदियों से अन्याय ये हुआ न्याय के साथ। पत्थर सूली पर चढ़े, पत्थर सूली पर चढ़े, बरी रहे सब हाथ। पत्थर सूली पर चढ़े, बरी रहे सब हाथ। जितना स्नेह जितना सम्मान आप सबने दिया, अहमदाबाद का ये ट्रिप हम लोगों को हमेशा याद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।